हेलो दोस्तों, पाटलिपुत्रा स्टडी स्पेस में आप लोग का स्वागत है। मैं राकेश परमार आप लोग के सामने 25 क्वेश्चन लाया हूँ। आशा है आपको बेहतर लगेगा और अगर बेहतर लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। आप लोग जितना मेहनत कीजिएगा हम आपसे 5 गुना ज़्यादा मेहनत करके आपके सामने क्वेश्चन लाऊंगा। और सचिवालय हो या दरोगा हो, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लाऊंगा। जो भी क्वेश्चन है फालतू क्वेश्चन नहीं है, सब क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑलरेडी। एग्ज़ाम में सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए आप लोग इसका लाभ उठाइए। और ज़्यादा बकवास ना करते हुए हम अपना क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासक के दौरान भारत में रैयतबाड़ी बंदोबस्त का प्रारंभ किए जाने से संबंध था। अब इसमें क्वेश्चन इसलिए डाला हुआ है कि इसमें दरोगा 2017 में, 2019 में, 2021 में और बीपीएससी अभी पीटी एग्ज़ाम में पूछा है, इसलिए इसको जानना ज़रूरी है। इसी क्वेश्चन से कहीं कहीं से अलग अलग से घुसा देता है। आगे देखिए, तो इसका सही आंसर है अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो, यानी कि सी इसका सही आंसर है। सी इसका सही आंसर है, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। अब इसका है कि इसमें अस्थाई बंदोबस्त, इसमें 3 बंदोबस्त है। अस्थाई बंदोबस्त, एक है रैयतबाड़ी बंदोबस्त, एक है महलबाड़ी बंदोबस्त। इधर देख लीजिएगा आप लोग, जगह नहीं है। अब इसमें है अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त में ये भारत के टोटल 19% भूभाग पर लागू था। भूभाग पर लागू था। अस्थाई बंदोबस्त 19% भूभाग पर लागू था और ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में लागू किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में लागू किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के 1793 ईस्वी में इसको लागू किया गया था। और इसमें क्या था, और रैयतबाड़ी बंदोबस्त। अब इसमें रैयतबाड़ी बंदोबस्त जो है, ये भारत के टोटल 51% भूभाग पर लागू था। भूभाग पर लागू था, 51% भूभाग पर लागू था। और इसको हेक्टर मुनरो द्वारा शुरू किया गया था। हेक्टर मुनरो द्वारा शुरू किया गया था। मुनरो द्वारा शुरू किया गया था। इसको मद्रास एवं बम्बई में लागू किया गया था। बम्बई में, मद्रास एवं बम्बई में लागू किया गया था। और अब ये दोनों में फ़र्क है। अस्थाई बंदोबस्त जो था, ये इसमें कंपनी जो है एक ज़मींदार को चुनता था और ज़मींदार जो है किसान से ऋण वसूलता था और कंपनी को देता था। इसके लिए ज़मींदार को 11/10 कंपनी को दिया जाता था, 1/10 जमींदार खुद रखता था। इसमें क्या हुआ, रैयतबाड़ी बंदोबस्त में ये हुआ कि किसान सीधे कंपनी को अपना ऋण देता था। किसान सीधे कंपनी को ऋण देता था, कंपनी को ऋण देता था। और महलबाड़ी बंदोबस्त में इसको 2 को मिलकर चालू किया था। एक था हॉट मैकेंजी, एक था हॉट
मैकेंजी और दूसरा था मार्टिन वर्ड ने चालू किया था। अब रैयत बाड़ी बंदोबस्त और महल बाड़ी बंदोबस्त ये दोनों लॉर्ड हेस्टिंग के काल में लागू हुआ था। ये भी और ये भी, ये दोनों लॉर्ड हेस्टिंग के काल में लागू हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग के काल में लागू हुआ था। यहाँ तक समझ में आया। और इसको स्थायी बंदोबस्त के बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया गया था। और इसको मद्रास, बम्बई में लागू किया गया था। इसको यूपी, एमपी तथा पंजाब में लागू किया गया था। तो यहाँ पर 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि आप लोग इसमें से हेक्टर मुनरो जो था, थॉमस मुनरो या हेक्टर मुनरो, इसको नहीं दे करके सिर्फ अलेक्जेंडर रीड दे दिया था, जिसमें अलेक्जेंडर रीड इसका आंसर होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, कैस्पियन सागर निम्नलिखित देश की सीमा है। अब कैस्पियन सागर देखिए, इन पांचों देश की सीमा कैस्पियन सागर से लगता है। इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब कैस्पियन सागर के हम अपना मानचित्र माने तो इसका आकार लगभग इस प्रकार है। आकार लगभग इस प्रकार है। इसमें नीचे देखिएगा, नीचे यहाँ पर ईरान है, यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान है, अब इस साइड में देखिएगा तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अजरबैजान है, अजरबैजान है। और इसके ऊपर आ जाइएगा तो रूस है, और इधर आ जाइएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कजाकिस्तान है। कैस्पियन सागर का नक्शा इसी प्रकार है, जो मानचित्र में है। आप लोग देखेगा तो संभवतः ऐसे ही मिलेगा आप लोग। अब देखिए, नीचे में ईरान, इधर तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस और अजरबैजान। एंटी क्लॉक वाइज चलिएगा तो यहाँ से चलिएगा तो ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, ये कैस्पियन सागर से लगता है। इसलिए क्वेश्चन ही लाया गया है कि अधिकतर अभी बीपीएससी हो चाहे दरोगा हो, इसमें क्वेश्चन लगातार इससे पूछा जा रहा है। और अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कूट से उनके सही कालक्रम में चयन कीजिए। अब इसका जो है, ये भी बीपीएससी या दरोगा में है, क्वेश्चन लगातार इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब इसमें है इसको जानेंगे तभी हम इसको कूट को सही कर पाएंगे। अब इसमें देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक चला। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, ये कराची अधिवेशन जो हुआ था, ये 29 मार्च 1931 में हुआ था। आप जानिए, भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को हुआ था। अब गांधी इरविन समझौता जो हुआ था,
गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931। अब इसमें से आप लोग खुद बैठा सकते हैं कि पहले कौन होगा बाद में कौन होगा। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, तो पहला हो गया डी 4, ऑप्शन में 4। फिर दूसरा हो गया 23 मार्च भगत सिंह की मृत्यु यानी 3। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन हुआ था 29 मार्च 1931। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसका हुआ था 7 सितंबर 1931 में हुआ था। अब इसका सही आंसर बी हो जाएगा, सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है? अब देखिए, अनुच्छेद 243 के डी में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के बारे में ये हमें बतलाता है, एवं यही अनुच्छेद ये बताता है कि महिलाओं का पंचायत में आरक्षण महिलाओं का पंचायत में आरक्षण 243 डी ही बताता है। और 243 के ए में चलते हैं, तो 243 के ए में चलते हैं, ग्राम पंचायत की परिभाषा इसमें मिलता है। ग्राम पंचायत की परिभाषा इसमें मिलता है। ठीक है, अब अगला है 243 के बी। इसमें ग्राम सभा है, इसमें ग्राम सभा है। 243 के सी में है पंचायत की संरचना पंचायत की संरचना। अब यहाँ पर देख सकते हैं अनुच्छेद 243 के डी में महिलाओं का पंचायत में आरक्षण है, या कह सकते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सीटों का आरक्षण अनुच्छेद डी में है। और अनुच्छेद 243 के सी में है पंचायतों की संरचना, एवं अनुच्छेद 243 के बी में है ग्राम सभा, अनुच्छेद 243 के ए में है ग्राम पंचायत की परिभाषा। और यहाँ तक समझ में आ गया। और इसमें 2 अनुच्छेद और इम्पोर्टेंट है। एक है अनुच्छेद 243 के आई, इसमें क्या है, वित्त आयोग है, वित्त आयोग। अब एक नगर पालिका में चल जाइएगा, ये पंचायत में वित्त आयोग है, पंचायत में वित्त आयोग है। अब एक अनुच्छेद चलाइएगा 243 के बाई में। अब 243 के बाई में चलाइएगा तो इसमें नगर पालिकाओं में वित्त आयोग। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इसका आंसर सही मायने में ए है, लॉर्ड जॉर्ज। उस समय भारत के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अधिनियम के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। इसका कार्यकाल 1916 से 1922 था। अब देखिए, अब जानना होगा अब ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री
ब्रिटेन के प्रथम पीएम कौन थे? रॉबर्ट बालपोल। रॉबर्ट बालपोल ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? रॉबर्ट बालपोल। अब एक आता है पॉमस्टन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था पॉमस्टन। पॉमस्टन ये 1857 के क्रांति हुआ था, तब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। इसका कार्यकाल था 1855 से 1858। इसका कार्यकाल था 1855 से 1858। किसका? पॉमस्टन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री संयुगन भारत यात्रा की थी। अब कब की थी? चीनी यात्री संयुगन भारत यात्रा 515 से 520 ईस्वी में भारत की यात्रा की थी। अब इसमें सजाने के लिए आता है, कौन पहले आया कौन बाद में आया। अब इस समय फाहियान आया था। फाही 399 से 414 ईस्वी में फाहियान आया था, और 515 से 520 में संयुगन आया था, और 630 से 643 में आपको जाकर के हुएनसांग आया था। क्या आया था? हुएनसांग। हुएनसांग आया था 673 ईस्वी में। 673 में ईती शांग आया था। कौन आया था? ईती शांग आया था। आप लोग इसको मिला लीजिएगा। मिला करके कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। ये मिला जुला है, ऐसे आप लोग देख लीजिएगा। इसमें संयुगन था सुंगयून। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अब निम्नलिखित राज्यों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। अब देखिए, इसमें अवंती से बुद्ध का जीवन का कोई संबंध नहीं रखता है। गंधार भी बुद्ध के जीवन का कोई संबंध नहीं रखता है। कौशल और मगध ये दोनों बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं। इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4। अब कौशल के श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। कौशल के श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। कौशल के श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। और मगध तो आप लोग जानते हैं, बिहार इनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ था मगध यानी बिहार में हुआ था, बोधगया में। यानी बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, पीपल के वृक्ष के नीचे। आप लोग इतना जानबे करते हैं। इसलिए कौशल और मगध बुद्ध भगवान से संबंधित था। अवंती गंधार बुद्ध भगवान से संबंधित नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कृमि यानी वर्म द्वारा कौन सा रोग होता है? अब कृमि के द्वारा इसमें फाइलेरिया होता है। कृमि के द्वारा फाइलेरिया होता है। इसमें देखिए एथलीट फूड। अब इसमें दमा, एथलीट फूड ये फंगस से होता है। दमा भी फंगस से होता है। अब फंगस से होने वाला रोग में आप लोग देख लीजिए, फंगस से होने वाला रोग में आप लोग देख लीजिए एथलीट फूट, दमा और जाकर के आपको जो क्या बोलते हैं खाज,
और अब दाद, इतना जो है एथलीट फूड, दमा, खाज, दाद, ये सब फंगस के द्वारा होता है, जबकि फाइलेरिया जो होता है कृमि के द्वारा होता है। उस कृमि का नाम है बेंक्रेफटाई के द्वारा इसका कृमि का नाम है, फाइलेरिया रोग होता है बेंक्रेफटाई कृमि। बेंक्रेफटाई कृमि के द्वारा फाइलेरिया रोग होता है। आगे चलते हैं। गांधी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था? अब इसमें दो प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। इसमें सबसे अंतिम स्थान कहा जाए तो सबसे अंतिम स्थान महात्मा गांधी हड़ताल को देते थे। सबसे अंतिम स्थान हड़ताल को देते थे। उपवास को उन्होंने सबसे प्रभावशाली स्थान मानते थे, जबकि अंतिम स्थान हड़ताल को ही देते थे। उपवास को सबसे अंतिम स्थान पर सबसे प्रभावशाली इसको उपवास को मानते थे और हड़ताल को अंतिम स्थान देते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। ये इसमें इसका आंसर हो जाएगा अध्यारोपित सीमा का। अध्यारोपित सीमा का मतलब होता है कि किसी दूसरे देश के द्वारा हम किसी देश का सीमा बनाया गया हो, उसको अध्यारोपित सीमा कहा जाता है। जैसे हमारे भारत और पाकिस्तान की सीमा वो जो इंग्लैंड के था रेड क्लिफ उसने बनाया था, इसलिए हमारी सीमा जो है भारत और पाकिस्तान की सीमा किसी दूसरे देश के द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसको अध्यारोपित सीमा के दर्जा में हम लोग रखेंगे। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? भारत में अवस्थित नहीं है। अब देख लीजिए, इसमें कामेत है, नंदा देवी है, त्रिशूल है। कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल ये तीनों जो है उत्तराखंड में स्थित है, जबकि गोसाईनाथ ये नेपाल में है। नेपाल एवं तिब्बत के बॉर्डर पर है। नेपाल में है, नेपाल एवं तिब्बत के बॉर्डर पर है, जबकि ये तीनों आपका जाकर के उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित है। गोसाईनाथ नेपाल के तिब्बत के बॉर्डर पर स्थित है गोसाईनाथ, इसलिए उसने नेपाल में है, भारत में स्थित नहीं है। जबकि कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल ये तीनों उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्य में समाहित है। ये तीन राज्य हैं। तो भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्य में समाहित है। 3 राज्य लगभग हैं। अब इसमें जान लीजिए कि 3 राज्य सबसे जो बड़ा होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। 3 राज्य सबसे जो बड़ा होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र ये 3 राज्य जो हैं, 3 राज्य इसमें भारत का लगभग 30% क्षेत्र राज्यों में 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ये 3 राज्य में भारत के लगभग 30% क्षेत्र जो है समाहित है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कांडला बंदरगाह स्थित है। अब कांडला बंदरगाह स्थित है कच्छ के खाड़ी में है। कांडला बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह कहते हैं। अभी कांडला बंदरगाह का नाम बदल गया और दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह इसका नाम धर दिया गया है, इसलिए इसको कच्छ की खाड़ी में कांडला बंदरगाह स्थित है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग।
सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए? सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए? ये समान पीएच मान 6 से 7 अगर जो फसल उगाते हैं तो उसका भूमि का पीएच मान जो होना चाहिए 6 से 7 होना चाहिए, तब आपका फसल जो है अच्छा और उगेगा। समझ गए? अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अटाकामा रेगिस्तान। अटाकामा रेगिस्तान, अब अटाकामा रेगिस्तान स्थित है। अटाकामा रेगिस्तान दक्षिण अमेरिका में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में स्थित। अब 2-3 प्रकार का, कम से कम 6-7 प्रकार का रेगिस्तान आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। पहला अटाकामा तो आप लोग जानते हैं दक्षिण अमेरिका में, ये उत्तरी चिली में है। उत्तरी चिली में स्थित है। और अगला एक है अटाकामा, दूसरा है सहारा रेगिस्तान। ठीक है, सहारा रेगिस्तान ये उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका में स्थित है। अब इसको ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल यानी रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। और ये दक्षिण अमेरिका में जो स्थित है अटाकामा रेगिस्तान, ये उत्तरी चिली में है। इसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान इसको बोला जाता है। दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान इसको कहा जाता है। अब दूसरा कालाहारी रेगिस्तान। कालाहारी रेगिस्तान ये दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। दूसरा है, तीसरा अपना जो है भारत का थार रेगिस्तान। थार रेगिस्तान इसमें जो है ये भारत में स्थित है। इसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा रेगिस्तान में आबादी वाला रेगिस्तान थार को बोला जाता है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला रेगिस्तान। अगला है दूसरा एक टकला मकान, ये चीन में स्थित है। कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। उत्तर वैदिक काल में जंगल विभाग का प्रधान या सेनापति कौन था? अब उत्तर वैदिक काल में जंगल विभाग का प्रधान या सेनापति कौन था? तो इसका आंसर गोबी करता होगा। ठीक है, गोबी करता। अभी पलागल है, अछबाय है, ब्रजपति है। इसके बारे में जानना जरूरी है
दूसरा पहला क्वेश्चन है पलागल, ये राजा का मित्र होता था। बताइए, राजा का मित्र जिसको पलागल नाम है, अगर जितना पागल राजा का मित्र होता था उत्तर वैदिक काल में। अच्छा भाई, अभी जो है राजा जब पासा खेलता था उसमें इसकी सहायता करता था। राजा को पासा खेलने में सहायता करता था। अब अंतिम है ब्रजपति। ये ब्रजपति तो होता है गोचर भूमि जो होता है जहाँ जानवरों मवेशियों को चराया जाता है, गोचर भूमि, उसका ये प्रधान गोचर भूमि का प्रधान होता था। ठीक है। गोवीकर्ता जंगल विभाग का प्रधान होता था। पलागल राजा का मित्र होता था। अछवाय राजा को पासा खेलने में सहायता प्रदान करता था। ब्रजपति गोचर भूमि का प्रधान होता था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। पुद्दुचेरी का क्षेत्र कितने राज्यों में विभाजित पाया जाता है? अब देखिए, पुद्दुचेरी आप लोग सामान्य स्थिति में समझिए, पुद्दुचेरी में 4 जिला है। 4 जिला 3 राज्यों में फैला है। इसका आंसर पहले क्या हो जाएगा? 3 राज्य। ठीक है। अब देखिए, ये नीचे से भारत का माल्य नक्शा है। ठीक है। अब इसमें देखिए, यहाँ पर है आंध्र प्रदेश, एपी, इसमें है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर यमन है, यमन, ये पहला जिला हो गया। दूसरा जिला यहाँ पर देखिएगा, इसमें ये तमिलनाडु है। ठीक है। तमिलनाडु के नज़दीक यहाँ पर देखिएगा तो आपको जाकर के पुद्दुचेरी नजर आएगा। पुद्दुचेरी है। अब उसके जस्ट नीचे देखिएगा तो कराईकल है। ठीक है। अब यहाँ हो गया आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, और इसके बगल में आप लोग जब आइएगा तो यहाँ पर है आपका जाकर के केरल। ये कौन सा है राज्य? केरल है। केरल के बगल में यहाँ पर देखिएगा तो आप लोग यमन हो गया, पुद्दुचेरी हो गया, कराईकल, और चौथा है माहे। माहे जो है आपका जाकर के केरल में है। आपको कहाँ मिलेगा? केरल में मिलेगा। यमन आंध्र प्रदेश में, पुद्दुचेरी और कराईकल दोनों तमिलनाडु में, और माहे आपको केरल में मिलेगा। यानी पुद्दुचेरी जो है, इनका क्षेत्र 3 राज्यों में फैला है। पुद्दुचेरी का 4 जिला है और 3 राज्यों में फैला हुआ है। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नागालैंड की सर्वाधिक उच्चतम चोटी है। अब नागालैंड की सर्वाधिकतम उच्चतम चोटी है तो आप लोग देखिए, सारामती नागालैंड की सर्वाधिक उच्चतम चोटी है। ये नागा हिल्स पर है। नागा हिल्स पर है सारामती। नागालैंड की सर्वोत्तम उच्चतम चोटी है सारामती। कौन पर्वत पर है? नागा हिल्स पर है। अब देखिए, यहाँ पर है गोरखनाथ। ये गुजरात का सर्वाधिक उच्चतम चोटी है। उच्चतम चोटी है। अब देखिए, कलसुबाई ये महाराष्ट्र का उच्चतम चोटी है। अब नोकरेक ये जो है
ये गारो हिल्स में पाया जाता है। कहाँ? गारो हिल्स। गारो हिल्स जो पर्वत है उसकी एक उच्चतम चोटी है और ये मेघालय की सर्वोत्तम उच्च चोटी है। मेघालय की उच्चतम चोटी। ठीक है, यहाँ समझ गए। नोकरेक मेघालय की सर्वोत्तम उच्चतम चोटी है, गारो हिल्स में पाया जाता है। कलसुबाई महाराष्ट्र में है। और गोरखनाथ जो है गुजरात की सर्वोत्तम उच्चतम चोटी है। और सारामती नागा हिल्स जो है सारामती नागा हिल्स पर्वत पर सारामती का चोटी है जो नागालैंड की सर्वाधिकतम उच्चतम चोटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत में संयुक्त अधिवेशन कितनी बार बुलाया गया है? अब भारत में संयुक्त अधिवेशन अभी तक 3 बार बुलाया गया। कितना बार बुलाया गया है? 3 बार बुलाया गया है। 3 बार। पहला संयुक्त अधिवेशन 1961 में बुलाया गया था। कब बुलाया गया था? पहला संयुक्त अधिवेशन 1961 में बुलाया गया था। किस लिए? दहेज निषेध विधेयक। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित नेहरू। कौन थे? नेहरू, पंडित नेहरू। दूसरी बार 1978 में बुलाया गया था। कब? 1978 में। 1978 में बुलाया गया था। इसमें बैंकिंग सेवा बुलाया गया था। बैंकिंग सेवा आयोग अधिनियम। इस समय प्रधानमंत्री, इस समय पीएम जो थे कौन थे? मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। तीसरा 2002 में आया था। किस पर? पोटा पर। पोटा माने आतंकवाद समझ लीजिए सीधा सीधा। किस पर आया था? आतंकवाद। ठीक है, ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय में आया था। कौन था पीएम? आतंकवाद निवारक विधेयक, पोटा। अब 3 बार आया था। ये 3 बार इसी 3 बार में भारत में संयुक्त अधिवेशन हुआ था। इसमें बुलाया गया था दोनों राज्यसभा लोकसभा को बुलाया गया था। संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा कराया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। आगे है मेघना निम्नलिखित में से किन 2 नदियों की सम्मिलित धारा है? अब मेघना है किन नदियों की 2 नदियों की सम्मिलित धारा है? तो इसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र की सम्मिलित धारा है। अब गंगा ब्रह्मपुत्र काहे हैं से बताते हैं। अब गंगा को भारत में गंगा बोलते हैं। ठीक है, भारत को गंगा बोलते हैं। अब ये जो बांग्लादेश में जाता है, बांग्लादेश में जाता है तो इसको पद्मा बोलते हैं। ठीक है, पद्मा बोलते हैं। और यही जो है ब्रह्मपुत्र, को
ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं? जमुना। अब गंगा है, अब ब्रह्मपुत्र है, यहाँ पद्मा भी नहीं है, जमुना भी नहीं है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र होगा इसका आंसर। क्या होता है? मेघना निम्नलिखित में से किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है यूपीएससी में, इस क्वेश्चन को पूछा गया था। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र जो है मेघना, वहाँ जब गंगा ब्रह्मपुत्र यानी पद्मा और जमुना जब बांग्लादेश में एक धारा बनता है तो ये दोनों की धारा मेघना कहलाता है। क्या कहलाता है? मेघना कहलाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, आगे है निम्न युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? अब कौन सुमेलित इसमें नहीं है? अब न्यू इंडिया, एनी बेसेंट सही है, इंडियन मिरर, देवेंद्र नाथ टैगोर ये भी सही है, हरिजन, हरिजन भीमराव अंबेडकर नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्र गोपतार दादा भाई नौरोजी, ये भी क्वेश्चन सही है। कौन गलत है? भीमराव अंबेडकर जो हरिजन को महात्मा गांधी किए थे। ठीक है, ये नहीं होगा। अगला चलते हैं, आगे है शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया था? अब देखिए, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? हुमायूं को पराजित किया था। अब इसमें है तैमूर लंग है, नादिर शाह है, अहमद शाह अब्दाली है, इनके बारे में भी जानना जरूरी है। तैमूर लंग 1398 में तुगलक वंश के अंतिम शासक था। तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद पर आक्रमण किया था। क्या किया था? आक्रमण किया था। तैमूर लंग 1398 में इसने तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद पर आक्रमण किया था। और नादिर शाह जो है भारत में 8 बार आक्रमण किया था। कितना बार किया था? 8 बार भारत में नादिर शाह आक्रमण किया था। ये 1739 में जब मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला पर आक्रमण किया था। ठीक है। ये भारत में अब इसी का सेनापति था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली जो था, ये अहमद शाह अब्दाली पानीपत के तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध हुआ था, उसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच लड़ा गया था। अहमद शाह अब्दाली विजय हुआ था, जबकि मराठा का बुरी तरह हार हुआ था। अहमद शाह अब्दाली मराठों को बहुत काटा था और अहमद शाह विजय हुआ और मराठा का बहुत बुरी तरह से हार हुआ। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। आगे है 23 क्वेश्चन, सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ? अब सेना भर्ती अधिनियम 1856 में लॉर्ड कैनिंग, किसके? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1856 में सेना भर्ती अधिनियम लागू हुआ और 1856 में ही विधवा विवाह अधिनियम बना।
किसके प्रयास से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है, इसमें 2 क्वेश्चन करेंट अफेयर डाल दिए हैं, जो कि आप लोग करेंट अफेयर से भी जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। हरविंदर सिंह, जिनका संबंध हरियाणा से है, किस खेल से संबंधित है? हरविंदर सिंह पैरा ओलंपिक खेल में कांस्य पदक विजेता है और ये तीरंदाजी से संबंधित है। ठीक है, ये कांस्य पदक विजेता है और तीरंदाजी से संबंधित है। आगे अगला क्वेश्चन है, समुद्री खरपतवार पार्क भारत में के किस राज्य में बनाने की योजना है? समुद्री खरपतवार पार्क भारत के तमिलनाडु राज्य में बनाने की योजना है। अगला क्वेश्चन है, अगला एवं लास्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति के समय कर की दर में किस प्रकार के परिवर्तन करने चाहिए? अब मुद्रास्फीति का मतलब सामान्य समझ लीजिए। मुद्रास्फीति मीन्स है महंगाई। मुद्रास्फीति बराबर महंगाई। मुद्रास्फीति मीन्स समझिए महंगाई। मुद्रास्फीति बराबर महंगाई समझ लीजिए। मुद्रास्फीति का मायने है महंगाई। जब भी मुद्रास्फीति बढ़ेगा, समझिए महंगाई बढ़ेगा। अब जब महंगाई बढ़ेगा तो हम कर की दर में वृद्धि करेंगे, तब तो हमारा महंगाई पर कंट्रोल होगा, यानी मुद्रास्फीति पर कंट्रोल होगा। इसीलिए मुद्रास्फीति के समय कर की दर में किस प्रकार के परिवर्तन करना चाहिए? तो कर की दर में मुद्रास्फीति यानी महंगाई के समय में वृद्धि करेंगे तो महंगाई से हमको कुछ निजात पाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? और ये स्पेशल बिहार सचिवालय, बिहार आने वाला दरोगा के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको शेयर कीजिए और इसका शेयर करके आप कमेंट कीजिए। आप बताइए कि कैसा क्वेश्चन है, जो गलती है कमेंट कीजिए, उसको बोलिए कि ऐसा कीजिए, हम करेंगे आपको। और बहुत बहुत धन्यवाद।